आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे अनुकूलतम जनसंख्या, जनाधिक्य एवं अवजनन जनसंख्या की संकल्पनाएं। अर्थात अनुकूलतम जनसंख्या कौन सी होती है, जनाधिक्य मतलब ज़्यादा जनसंख्या कौन सी होती है और कम जनसंख्या कौन सी है, उनकी क्या क्या संकल्पनाएं हैं। सबसे पहले देखो अनुकूलतम जनसंख्या, इसका अर्थ देखो। जनसंख्या का वितरण हमेशा संसाधनों के वितरण पर निर्भर करता है। जिस तरह धरातल पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है, उसी तरह जनसंख्या का वितरण भी कैसा है, असमान। अर्थात जहाँ संसाधन ज़्यादा है वह जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाती है। प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ही जनसंख्या के संसाधनों पर निर्भरता है। उसी तरह जनसंख्या का वितरण भी असमान है। अतः किसी देश में जनसंख्या का कम या अधिक अथवा अनुकूलतम होना इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव कितना है और संसाधनों के उपयोग के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी का स्तर क्या है। दूसरे शब्दों में संसाधनों के उपयोग का स्तर ही निर्धारित करता है कि कोई देश कम जनसंख्या वाला या अधिक जनसंख्या वाला या फिर संतुलित जनसंख्या। कोई भी देश अनुकूलतम जनसंख्या वाला तभी कहलाता है जब वहाँ पर उपलब्ध संसाधन और जनसंख्या आकार के बीच संतुलन बना रहता है। इस संकल्पना को हम आदर्श अथवा अविशिष्ट जनसंख्या कहते हैं। अर्थात संसाधनों के हिसाब से ही जनसंख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे, आदर्श जनसंख्या। फिर अनुकूलतम जनसंख्या का महत्व क्या है। बेशक अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना अर्थशास्त्र की कोख से पैदा हुई, फिर भी भूगोल के इसमें अध्ययन का क्या करा, महत्व बढ़ गया। इसका कारण यह है कि मानव को भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना गया और मानव भूगोल में जनसंख्या से जुड़े मुद्दों का अध्ययन विशेष स्थान रखता है। इसी वजह से आज दुनिया भर के भूगोलवेत्ता जनसंख्या और संसाधनों के अंतर संबंधों का क्या करते हैं, अध्ययन करने लग गए। अब है अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना की उत्पत्ति कैसे हुई। अर्थात अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें देखो, ईसा से लगभग 500 साल पहले चीन में एक महान दार्शनिक हुए जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। उन्होंने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को विरोध करते हुए कहा था कि जनसंख्या और पर्यावरण के बीच एक संख्यात्मक संतुलन होना अनिवार्य है। यही संख्यात्मक संतुलन बाद में अनुकूलतम जनसंख्या का दर्शन बना। अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना आधुनिक युग में सबसे पहले सिडविक नामक अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत की। हालांकि उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना सिडविक ने दी, अनुकूलतम शब्द का प्रयोग नहीं किया। बाद के वर्षों में कैनन ने इस संकल्पना को आसान शब्दों में समझाया। रॉबिन्स और कार्ल साउंडर्स ने भी इस दर्शन पर अपने विचार व्यक्त किए। सावी ने इसे महत्वपूर्ण उपकरण बताया, लेकिन प्रश्न खड़ा हो गया कि अनुकूलतम जनसंख्या को मापेंगे कैसे। अनुकूलतम जनसंख्या शब्द का अर्थ क्या होता है। अनुकूलतम एक सापेक्षिक शब्द है जिसका निर्धारण जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में होना चाहिए। किसी भी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसमें जीवन की उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त होती है। जीवन की गुणवत्ता का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन, ऊर्जा, शुद्ध पेयजल, शुद्ध पर्यावरण, पर्याप्त कच्चा माल अर्थात मनुष्य की जरूरतों की पूर्ति होती रही, कोई भूखमरी ना हो, वो क्या होगा, अनुकूलतम जनसंख्या। अब अनुकूलतम जनसंख्या को मापने व परिभाषित करने की कठिनाई क्या थी। अनुकूलतम जनसंख्या परिभाषित करना एक कठिन कार्य है क्योंकि इसकी गणना संसाधनों के शोषण, उपयोग की विधियों और विकास के दशाओं में परिवर्तन के अनुसार बदलती रहती है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी। ट्यूबर के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या एक उपयोगी उपकरण तथा आकर्षक अवधारणा तो है, किंतु जब हम इसे व्यवहारिक रूप में मापने लगते हैं तो इस संकल्पना को पूरी तरह भ्रमात्मक साबित होती है। फिर रॉबिन्स के अनुसार, इनके अनुसार यह संकल्पना अभिरुचिपरक गुणों से परिपूर्ण तो माना पर साथ ही इसे अनुत्पादक भी कहा। उनके अनुसार यह संकल्पना उस महिला की तरह जो खूबसूरत तो है परंतु क्या है, बांझ है। डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। उन्होंने एक सूत्र दिया, m बराबर A-O/O। इसमें m का अर्थ क्या था, असंतुलन। A का मतलब एक्चुअल पॉपुलेशन, O का मतलब अनुकूलतम जनसंख्या। यदि असंतुलन 0 है तो संबंधित प्रदेश की जनसंख्या अनुकूलतम है
यदि वह शून्य से अधिक प्लस में है तो उस प्रदेश की अधिक जनसंख्या है, और ये शून्य से कम माइनस में है तो वह क्या है, जनसंख्या कम है। डाल्टन की धारणा तथा गणना का सबसे बड़ा दोष यह है कि उन्होंने केवल आय को ही महत्व दिया, जन कल्याण के अन्य पहलुओं की क्या कर दी, अनदेखी कर दी। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद कई विद्वानों ने अनुकूलतम जनसंख्या परिभाषित करने के सफल प्रयास किए, जिसमें देखो क्लाउड के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जिसमें सभी निवासियों के लिए उच्च जीवन स्तर प्राप्त किया जा सके, और यह लक्ष्य अनिश्चित काल के लिए होता है। उनके अनुसार लोगों की संख्या इतनी अधिक भी न हो जिससे सामान्य जीवन स्तर में गिरावट आ जाए, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। सावी के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ है इस स्थिति में जिसमें उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो ताकि पूर्ण रोजगार, दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, ज्ञान, सांस्कृतिक सामाजिक अनुरूपता और पारिवारिक स्थिरता बनी रहे। हर विद्वान ने अपनी अलग डेफिनेशन दी है। वर्नर के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसमें सभी निवासी संतोषजनक जीवन यापन करते हैं, हर व्यक्ति भरपेट खाना खा पाता है, किसी को भी आय के 50% से अधिक भाग का भोजन पर खर्च नहीं करना पड़ता, संसाधनों का न्याय संगत उपयोग होता है, आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक नहीं होता, सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। अब देखो अनुकूलतम बिंदु स्थिर नहीं है। अनुकूलतम जनसंख्या में अनुकूलतम जो बिंदु है वो क्या है, स्थिर नहीं है। इसमें संसाधनों की मात्रा, उनके उपयोग की विधि, आर्थिक दशा, तकनीक विकास पर निर्भर करता है। इन तत्वों में परिवर्तन हो जाने से अनुकूलतम बिंदु का स्थान भी परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी अधिक जनसंख्या वाले देश में आधुनिक एवं सफल प्रौद्योगिकी के बल पर खनन एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ जाता है अथवा वहाँ कृषि उत्पादन में वृद्धि के उपाय किए जाते हैं, वह देश अधिक जनसंख्या के बावजूद अपने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है, अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति प्राप्त कर सकता है। उदाहरण देखो, साइबेरिया में वन, खनिज, कृषि संसाधनों के विकास में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को उत्पादन में भी वृद्धि कर ली उन्होंने। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सिंगापुर में यह घनत्व 6773 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। इसके बावजूद सिंगापुर में लोगों का जीवन स्तर भारत के लोगों के जीवन स्तर से क्या है, काफ़ी ऊंचा है। अपनी श्रेष्ठ भौगोलिक स्थिति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के बल पर थोड़ी सी संसाधनों की शानदार तरीके से सदुपयोग किया सिंगापुर ने। अनुकूलतम जनसंख्या संसाधनों और जनसंख्या के बीच संतुलन को प्रदर्शित करती है। इस स्थिति में सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी होती नहीं। यदि जनसंख्या का आकार संसाधनों की तुलना में कम है तो यह कम जनसंख्या की स्थिति है। इसके विपरीत यदि ज़्यादा है जनसंख्या का आकार तो जनाधिक्य की स्थिति है। अब देखो जनाधिक्य, इसका अर्थ क्या है, सामान्यतः जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ संसाधनों का विकास भी होता है। एक बार अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति आ जाने के बाद उसमें और अधिक वृद्धि हो जाए और संसाधन क्या हो जाए, कम रहे तो क्या कहलाएगा, जनाधिक्य। उत्पादन की वृद्धि में गिरावट आने के से प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो जाता है। जब अधिक लोग उसी संसाधन आधार पर निर्भर करते हैं तब प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और जनाधिक्य की स्थिति क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। अब किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या वहाँ के पोषण शक्ति से अधिक हो जाए तो जनाधिक्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब देखो जनाधिक्य की परिभाषा क्या है। जब किसी देश या उसके किसी भाग की जनसंख्या अनुकूलतम से अधिक हो जाती है और उपलब्ध संसाधनों द्वारा उसका पोषण नहीं कर पाता तो उसे जनाधिक्य वाला देश कहा जाएगा। स्पष्ट है, जनाधिक्य उस स्थिति में होता है जब किसी क्षेत्र के संसाधनों का विकास जनसंख्या को बढ़ने की गति को क्या करता है, रोक नहीं पाता। निरपेक्ष और सापेक्ष जनाधिक्य। निरपेक्ष जनाधिक्य मतलब ओवर पॉपुलेशन, जिससे संसाधनों के अधिकतम उपयोग के बावजूद लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं रहे, निम्न हो जाएं। दूसरी ओर सापेक्ष जनाधिक्य वह होता है जिसमें उत्पादन का वर्तमान स्तर जनसंख्या के लिए अपर्याप्त है किंतु उसे बढ़ाया जा सकता है। निरपेक्ष जनाधिक्य की अपेक्षा सापेक्ष जनाधिक्य अधिक व्यापक है। सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति में निम्न प्रौद्योगिकी और तकनीकी कमियों के कारण भी पैदा हो जाते हैं। जो संसाधनों के उपयोग की प्रौद्योगिकी विकसित हो जाती है तो जनसंख्या के संसाधनों का अनुपात संतुलित अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। अब देखो लेवल्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन क्या है। जनाधिक्य की स्थिति राष्ट्रीय या प्रादेशिक किसी भी स्तर पर हो सकती है। उदाहरण, किसी देश में राष्ट्रीय स्तर पर जनाधिक्य न भी हो तो यह संभव है
उसके कुछ प्रदेश अथवा क्षेत्र जनाधिक्य की समस्या में हों। इंडोनेशिया में जावा द्वीप, भारत में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश जनाधिक्य वाले क्षेत्र आ सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर जनाधिक्य ग्रामीण अथवा औद्योगिक हो सकता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों अथवा उत्पादन को तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाए तो उसे ग्रामीण जनाधिक्य कहा जाता है। ग्रामीण जनाधिक्य के क्या कारण हैं? पहला देखो, ग्रामीण जनसंख्या में उच्च प्राकृतिक वृद्धि दर। दूसरा है उपजाऊ कृषि भूमि का असमान वितरण। फिर है कृषि में मशीनीकरण का अभाव। ग्रामीण अंचलों में अकृषि खंडों की सीमित विकास। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन का निम्न स्तर। गांवों में समाज सुधार कार्यक्रमों का अभाव। कृषि में और अधिक वहन क्षमता। तीसरी, दुनिया के अधिकांश देशों में ग्रामीण जनसंख्या आम बात है। यहाँ के अधिकतर देश जनाधिक्य संक्रमण की दूसरी अवस्था से गुजर रही हैं। इन देशों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से मृत्यु दर भी तो तेजी से घट रही है, किंतु जन्म दर आज भी उतनी ऊंची है। जन्म दर व मृत्यु दर के बढ़ते अंतर के कारण इन देशों में जनाधिक्य तीव्र गति से बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि की तुलना में इन देशों में संसाधनों का विकास कम हुआ, जिस कारण ये देश जनाधिक्य की स्थिति में है। फिर देखो, औद्योगिक जनाधिक्य तथा इसके कारण। औद्योगिक जनाधिक्य मुख्यतः नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों की समस्या है। इन केंद्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोग आजीविका कमाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। इसका संबंध देखो उस प्रौद्योगिकी उन्नति से है जिसमें बहुत से श्रमिक पालतू और बेकार हैं। औद्योगिक उत्पादन का ह्रास हो रहा है। फिर देखो अवजनसंख्या अर्थात कम जनसंख्या। इसका अर्थ देखो, जब किसी देश की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि वे प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग ही न करे तो वे क्या कहलाएगा? अवजनसंख्या। अवजनसंख्या के हालात तब पैदा हो जाते हैं जब किसी देश के संसाधनों वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को नीचा किए बिना वर्तमान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी देश या प्रदेश में संसाधनों को विकसित करने के लिए पर्याप्त जनसंख्या न हो तो वह देश या प्रदेश अवजनसंख्या वाला कहलाएगा। जैसे ब्राजील की 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या आज अवजनसंख्या मानी जाती है, परंतु जब ब्राजील को यूरोपियन द्वारा बसाया शुरू किया गया तब यह देश अवजनसंख्या वाला देश नहीं रहा होगा। यद्यपि उस समय वहाँ की जनसंख्या घनत्व वर्तमान घनत्व की अपेक्षा बहुत कम था। इसका कारण यह है कि आज जो संसाधन ब्राज़ील द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं उनकी तुलना में उस समय की प्रौद्योगिकी के अनुसार वहाँ के संसाधनों का बहुत कम उपयोग हो रहा होगा। लगभग यही स्थिति अफ्रीका के जायरे बेसिन की है। इसी प्रकार आज की प्रौद्योगिकी के संदर्भ में मध्य एशिया को जनसंख्या का क्षेत्र माना जा सकता है, किंतु यहाँ अपार खनिज संसाधन उपलब्ध है जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूसी सर्बिया खनन औद्योगिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं। पहले मध्य एशिया में पशुचारक ही रहते थे जिन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी का ज्ञान ही नहीं था। वे केवल चराई द्वारा घास का उपयोग करना जानते थे। उनका आवश्यकता से अधिक शोषण किया। परिणाम स्वरूप मध्यकाल में मध्य एशिया में जनसंख्या की तुलना में संसाधन कम हो गए। अतः भूख की मार से बचने के लिए मध्य एशिया के लोग झुंडों के झुंड निकटवर्ती व दूर दराज क्षेत्रों में चले गए। अब देखो निरपेक्ष और सापेक्ष जनसंख्या। निरपेक्ष जनसंख्या की तुलना में सापेक्ष जनसंख्या क्या होती है? अधिव्यापक होती है। थैंक्स।